हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सी लैंग्वेज का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहाँ से जा करके सेकेंड लेक्चर को भी देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, साथ ही साथ एल्गोरिदम क्या होती है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, वो सब हम लोगों ने उस वीडियो में जाना था। तो उस वीडियो में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी रह गई थी, जैसे एलसीडी क्या होती है, एलईडी क्या होती है, मॉनिटर क्या होता है, मेमोरी यूनिट को क्लासिफाई करना था। तो वो हम लोग आज अपने इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से थोड़ी हेल्प मांगी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ये देखिए है यहाँ पर, और साथ ही साथ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग थोड़ी मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। पैसे से रिलेटेड मदद नहीं है, जो भी है आप लोगों को उस वीडियो में पता चल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसी तरीके से पूरा कोर्स पढ़ना है तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को पूरा कोर्स उसका पढ़ा दूंगा, 4th यूनिट पूरी आप लोगों की ख़त्म करा दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर के, और साथ ही साथ एल्गोरिदम को भी हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी के कंपोनेंट, जिनको मैंने कहा था आप लोगों को मैं थोड़ा जो बचा हुआ है वो भी समझा दूंगा। तो देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मेमोरी क्या होती है? ऐसा डिवाइस होती है जो क्या करती है, स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है? हमारे डेटा को। तो जो भी ऐसी डिवाइस जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं उसे हम लोग मेमोरी बोलते हैं। और मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में क्लासीफाई कर देते हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, फिर आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है वो क्या होती है, इनबिल्ट होती है इनसाइड द कंप्यूटर। यानी जब हम लोग कंप्यूटर लाते हैं तो उसके अंदर ही इनबिल्ट होती है। तो ऐसी मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे हम लोग आउटर मेमोरी भी कहते हैं। यानी ऐसी मेमोरी जिसे हम लोग बाहर से कंप्यूटर में लगा करके यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई कॉपी है, नोटबुक है, तो उसमें आप लोग साथ में नोट करते हुए भी चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। तो इसे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं प्राइमरी मेमोरी का जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, रैम मिलती है। यानी रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है कि जब हम लोग कोई भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो वो किसकी मदद से करते हैं, रैम की मदद से करते हैं। हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम जितनी अच्छी होगी, प्रोसेसर जितना अच्छा होगा, वो उतनी ही अच्छी तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ जो रैम होती है वो क्या करती है, डेटा को लंबे समय तक कभी भी स्टोर करके नहीं रखती है। बल्कि जो रोम होती है, रोम काम ही यही करती है कि वो केवल डेटा को स्टोर करके रखे। हो जैसा कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, तो हम लोग रोम में कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रोम में जो लिखा हुआ है उसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ऐसी मेमोरी को हम लोग रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और दूसरी बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो ये एक टर्म लिखा है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जब मेरे ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था तो यही पूछा गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो हम लोगों को सिर्फ रैम रोम के बारे में पता था, कुछ लोगों को, और जिनको ये नहीं पता था कि वॉलेटाइल को रैम कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल को रोम कहते हैं, वो इस क्वेश्चन को छोड़ करके चले आए हुए थे। तो क्यों हम लोग रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं और रोम को हम लोग नॉन वॉलेटाइल कहते हैं? तो वॉलेटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तित हो जाए जल्दी से, और रोम को क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल, जिसमें जो डेटा हो वो परिवर्तित ना हो, तो उसे नॉन वॉलेटाइल हम लोग कहते हैं। तो रैम क्या होता है? रैम एक ऐसी मेमोरी है जो जब तक अगर हम लोग जिस पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर लाइट आ रही है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तब तक तो वो इस पर डेटा रहेगा। लेकिन अगर लाइट चली गई तो तुरंत हमारा जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत का तुरंत वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर जब लाइट आके हम लोग लैपटॉप को खोलेंगे तो वो डेटा हमें दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन रोम क्या होता है, रोम पे अगर कोई डेटा एक बार सेव कर दिया जाए तो हम लोग चाहे कंप्यूटर को 10 बार ऑन ऑफ करें, चाहे लाइट चली जाए, चाहे कुछ भी हो
जाए, लेकिन उसमें डेटा चेंज नहीं होता है। तो जिसमें डेटा बदल जाता है यानी रैम में, उसे हम लोग वॉलेटाइल कहते हैं, और जिसमें डेटा नहीं बदलता है उसे हम लोग नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रैम को क्यों वॉलेटाइल बोलते हैं और रोम को क्यों नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। तो देखिए, रैम के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है हमारे पास में डायनेमिक रैम। फिर नॉन वॉलेटाइल में क्या आता है, सबसे पहला पी रोम आता है जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ईपी आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और साथ ही डबल ईपी आता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही लिखा है इसको आउटर मेमोरी होती है, मतलब बाहर से कंप्यूटर में लगती है। हार्ड डिस्क जैसे कि है, हार्ड डिस्क क्या है, हम लोग इनबिल्ट तो होती है, सीपीयू देखिए तो उसके अंदर इनबिल्ट होती है, लेकिन कोई कोई लोग हार्ड डिस्क को देखिएगा एक पॉकेट में भी लेकर के चलते हैं, तो वो आउटर एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी ही इसको माना जाता है। फिर सीडी में हम लोग कोई भी फिल्म रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, बाहर कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होती, इसका जो फुल फॉर्म है इसको हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। साथ ही साथ डीवीडी जो होती है ये सीडी का अपडेटेड वर्जन था, तो इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते थे। ठीक है। फिर फ्लॉपी पहले के टाइम पे यूज होती थी, बहुत ही पतली छोटी सी डिवाइस हुआ करती थी, और साथ ही साथ पेन ड्राइव से आप सभी लोग परिचित होंगे, और मेमोरी कार्ड आप सभी लोग अपने मोबाइल में यूज करते होंगे। तो इस तरीके के जितने भी डिवाइसेस हैं जो बाहर से किसी कंप्यूटर में लगते हैं या आपके मोबाइल में यूज होते हैं, तो इन्हें सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो अब हम लोग कुछ फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं जो आप लोगों के इसमें सामने आए हुए हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले रैम की बात करते हैं, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रोम का पूरी बात कर रहे हैं, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। फिर पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर ईपी का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या डिफरेंस होता है पी रोम और ईपी रोम में, क्या डिफरेंस होता है? तो पी रोम और ईपी रोम में डिफरेंस ये होता है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ये पी रोम होता है इसमें हम लोग किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ये ईपी रोम हम लोगों को दी गई है, ये ईपी रोम जो हम लोगों को दी गई है, इसमें क्या होता है, एक बार आप क्या कर सकते हो, डेटा को इरेज करके फिर से बदल सकते हो और फिर उसके बाद उसको पढ़ सकते हो, लेकिन केवल एक बार ऐसा होता है। अब क्या होता है, जो सबसे अच्छी जो बात आती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी डबल ईपी रोम। तो डबल ईपी रोम ही बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग बार बार डेटा को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, यानी वोलेटाइल डेटा हम लोग इसको बना लेते हैं। बार बार चेंज हम लोग करते रहते हैं डेटा को, और फिर अगर गलत हो गया तो फिर उसको डिलीट करके फिर नया डेटा हम लोग जो भी इंसर्ट करना चाहते हैं वो इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है सीडी का, तो सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डीवीडी के बारे में, तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इतने आप लोगों को इस चीज़ से, मेमोरी यूनिट से इतने फुल फॉर्म आ सकते हैं, तो वो सारे फुल फॉर्म मैंने एक जगह रख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला है 4-5 टर्म में वो पूछेगा कि इन टर्मों को एक्सप्लेन करिए, तो उसमें ये सब टर्म आ सकते हैं। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर आप लोगों को पता है प्रिंटर क्या करता है, उसमें हम लोग कुछ इनपुट नहीं करते हैं, बल्कि वो पेपर हम लोगों को आउटपुट करता है, मतलब पेपर में लिखी हुई कोई चीज़ हमें देता है, तो उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर 2 टर्म लिखे हुए हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टर्म लिखा हुआ है वो लिखा है सॉफ्ट कॉपी, और दूसरा टर्म लिखा हुआ है हार्ड कॉपी। तो ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, ये सॉफ्ट कॉपी और ये हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी याद रखिएगा, कोई भी ऐसा डेटा जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता हो, ऐसा डेटा जो सिर्फ आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा हो और ना आपको पेपर के रूप में ना मिले, तो ऐसा डेटा जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, इसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई डेटा ऐसा है जो कि हमें क्या मिल रहा है, पेपर में मिल रहा है, पेपर में लिखा हुआ दे रहे हैं हम लोगों को, तो क्या होता है, उससे हम लोग हार्ड कॉपी करते हैं। तो पहले तो डेटा क्या होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है, बाद में हम लोग प्रिंटर की मदद से उसे पेपर पर प्रिंट करते हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल रहे हैं।
तो यही इसकी डेफिनेशन है, विच कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी, तो उसे हम लोग प्रिंटर बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर की अगर बात करें तो इसमें देखिए ये नहीं पूछा जाता है एक्सप्लेन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें सिर्फ ये पूछा जाता है टाइप क्या है और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर, फिर उसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, साथ ही साथ डेजी व्हील प्रिंटर आता है, इसमें एक पहिए की मदद से लिखा जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर आता है और साथ ही साथ लेजर प्रिंटर आता है, जो आजकल आप लोगों के काम में आ रहे हैं। और बहुत सारे देखे होंगे, HP का M126 प्रिंटर आ गया है, कैनन के प्रिंटर आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंटर हैं जो आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रिंटर सेक्शन को भी ख़त्म कर लिया। फिर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं जो कि है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है आप लोगों को पता है, ये भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस का मतलब कि जो हमें आउटपुट देता है या चीज़ें हमें दिखाता है किस पर, अपनी स्क्रीन पर, और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रदान करता है। साथ ही साथ कितने तरीके के हमारे मॉनिटर होते हैं, तो आप लोगों को पता है एक ऐसे मॉनिटर होते हैं जो थोड़े मोटे टाइप में होते हैं, धोतूलाल होते हैं, इन्हें हम लोग CRT कहते हैं। और कुछ अपने स्लिम फिट एकदम जिम वाले बंदे की तरह होते हैं जिन्हें हम लोग TFT कहते हैं। तो CRT का जो पूरा नाम है, कल मैंने कहा था फुल फॉर्म बता दूंगा, उसे हम लोग कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। और TFT का जो पूरा नाम है उसे हम लोग थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब जो पतले हैं उसमें भी दो टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग जो हैं वो सामने से पतले दिखते हैं, एक टाइप के लोग हर एंगल से मतलब फिट दिखाई देते हैं। तो उनमें से सबसे पहला टाइप हो गया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इनको मैंने ये क्यों कहा कि ये केवल सामने से देखने से क्या कहते हैं पतले दिखाई देते हैं, तो इनकी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि ये जो LCD होती है, ये मान लीजिए इस तरीके की LCD है, तो इसको जब आप सामने से देखोगे तो ये आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। लेकिन अगर आप लोग इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखोगे तो इसकी स्क्रीन जो है वो आपको ब्लैक दिखाई देगी, मतलब आपको उतना ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम लोग बात करें अगर LED की, तो LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो LED में क्या होता है, LED हम लोगों को 180 एंगल प्रोवाइड कराती है, यानी अगर आप लोग इसके सामने से देखो तो भी आपको ये दिखाई देगी साफ साफ, चाहे आप इसको 180 डिग्री एंगल से देखो तो भी ये आप लोगों को क्या करेगी, साफ साफ दिखाई देगी। तो आजकल की जो टीवियाँ आ रही हैं बेसिकली LED ही आ रही हैं। साथ ही साथ में क्या होता है LED में ये भी आराम रहता है कि आप लोग किसी भी एंगल से देख सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने घर के लिए टीवी वगैरह लेना चाहते हैं तो LED लीजिएगा, LED बहुत सबसे अच्छी होती है, ना कि LCD होती है। अब तो इस समय कई सारी नई भी टीवियाँ आ रही हैं जो कि LED से भी अच्छी आ रही हैं। तो बेसिकली हम लोगों को इतना पढ़ना था, तो आई होप मॉनिटर के बारे में हम लोगों ने पूरा जान लिया। अगर नोट लिखने के लिए आए तो आप लोग इतना मॉनिटर के बारे में लिख दीजिएगा। तो कल के कुछ टॉपिक हमने समझा दिए। फिर हमने कल कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को एल्गोरिदम लिखने के लिए। सबसे पहले हमने एक डिफरेंस का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो याद करिए मैंने क्या बताया था। एल्गोरिदम में सबसे पहले चाय बनाने के लिए कहा गया तो हमें स्टार्ट होना पड़ा। फिर हमने बर्तनों को इकट्ठा किया, इसी तरीके से इन्होंने दो जो दिए गए थे उनको इन्होंने AB को देखा। फिर हमने क्या किया, जब बर्तन ले लिए, सब कुछ ले लिया, तो चाय बनाने का प्रोसेस शुरू किया। इसी तरीके से इन्होंने सब्सट्रैक्ट का प्रोसेस शुरू कर दिया। चाय मिल गई तो आपने जा करके जिन्होंने मांगी थी उनको दे दिया, यानी प्रिंट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, आप लोग फिर से जा करके सुस्त मुर्गे की तरह लेट गए, यानी कि आपने काम बंद कर दिया। तो ये हमारा स्टार्ट था और ये हमारा स्टॉप हो गया काम यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस की एल्गोरिदम लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी सरल थी तो मल्टीप्लाई की एल्गोरिदम क्यों आपने दी, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हम लोग आराम से कर लेते हैं, लेकिन हमने किस लिए दी वो अभी आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, फिर ये हमने 3 नंबरों को रीड किया, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई ABC का किया, प्रिंट कर दिया, मल्टीप्लाई को स्टॉप कर दिया। अब आप सभी लोग कह रहे होंगे अरे ये तो हमें भी आता था, तो फिर आपने इसको क्यों दिया। इसको देने का एक मतलब है, कुछ लोगों ने इसमें बहुत बड़ी गलती की होगी। सबसे बड़ी गलती क्या है, ये यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल सा साइन लगा दिया होगा ऐसे करके मल्टीप्लाई वाला, लेकिन यहाँ पर ये वाला सिंबल नहीं लगता है, बल्कि सिंबल कौन सा लगता है, ये वाला लगता है। क्योंकि कंप्यूटर में जो होता है वो मल्टीप्लाई का कोई सिंबल नहीं होता है, जो हमारा ये एस्ट्रिक होता है इसी को हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में मानते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं कंप्यूटर में तो कभी भी मल्टीप्लाई का सिंबल ना लगाइएगा, हमेशा यही सिंबल लगाइएगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। कल हम लोग और जो हाँ ये क्वेश्चन जो आते हैं वो सिर्फ एल्गोरिदम पे नहीं आते हैं, एल्गोरिदम प्लस साथ में इसी के साथ में
प्लस करके फ्लो चार्ट भी इसी में दिया हुआ होता है। तो जब आप लोग दोनों क्वेश्चन ये पढ़ेंगे तब एक सेक्शन का और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इस सेक्शन का एक और क्वेश्चन ये सी प्रोग्रामिंग से आएगा। तो हम लोग अगले में पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, पूरा डिटेल में जानेंगे और उसके ऊपर 2-3 वीडियो में काफ़ी सारे फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।